अच्छा, ये लास्ट 2-3 क्लासों से जो है ये मैं एक सॉफ्टवेयर है स्क्रीन फ्लैश के नाम से, इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये जो है वो जितने हम यहाँ पर ये जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ पूरा जो कंप्लीट लेक्चर होता है इसमें वॉइस और प्लस वीडियो, जो ये मेरी स्क्रीन है ये कैप्चर हो जाती है। सेव तो मैं कर रहा हूँ, खैर ये कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं शायद कहीं मुझे अगर कोई स्पेस अवेलेबल हो गई होस्टिंग वगैरह कहीं पे जहाँ इतनी स्पेस हो तो मैं इन वीडियोस को अपलोड कर सकूँ तो अपलोड कर दूँगा, नहीं तो यहाँ किसी एक को दे दूँगा, कोई वो अपने ज़िम्मे ले ले जिसके पास होस्टिंग वगैरह हो तो वो जो है वो इसको अपलोड कर दे कहीं पे, तो वहाँ से आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि लास्ट टाइम हमने सिर्फ जो है वो जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन की थी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, ईमेल्स भी आई थी मेरे पास कि सर ये तो क्लाइंट के ऊपर वैलिडेशन हो गई, सर्वर पे किस तरह से करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह में यूट्यूब पे जाके के परेशान होंगे यूट्यूब वाले, क्या है ये आपके समझ में आ जाएगा, एक आम आदमी के जो यहाँ इस क्लास में नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। डाल दीजिएगा यूट्यूब पे, डाल देंगे। बहुत बड़ी फाइल है ये, 100 MB से प्लस है, 200 MB की। एक लास्ट क्लास की 200 MB एक्सीड कर गया था। अच्छा भारत, बात कर रहा था मैं वैलिडेशन के हवाले से जी, आपकी ये रखिए। किस हवाले से? लास्ट में हमने लिखा तो जावास्क्रिप्ट को। अच्छा, अभी नहीं बताया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर्वर साइड वैलिडेशन, जिन लोगों को क्वेश्चन है कि भाई सर्वर साइड पे हमने वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करी तो सर्वर साइड पे किस तरह से वैलिडेशन होगी और क्या करना पड़ेगा उसको वैलिडेशन को परफॉर्म करने के लिए, कौन से स्टेप्स होंगे, क्या किया जाएगा, एनी आइडिया? कोई बताएगा किस तरह से करेंगे सर्वर के वैलिडेशन? जी, करेंगे फॉर्म को तो हमारा PHP का इसके अंदर हमारे पास फॉर्म के जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमें जी वैल्यूज फिर हम उसको जो वो ट्रैवर्स करके जो वो वन बाय वन जो परफॉर्म कर किया। अच्छा, और अगर एरर आता है तो क्या करें? एरर आएगा तो फिर जो हम उसको डायरेक्ट कर देंगे दोबारा से उसी पेज पर। देखिए यहाँ पर हम अब किसी भी फॉर्म के साथ जो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं ज़रा वो देख लीजिए। सबसे पहले तो हमारे पास HTML फॉर्म आएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो जो है वो आपके साथ फॉर्म का ही है। उसके बाद ऑन सबमिट आप वैलिडेट करेंगे इसको क्लाइंट साइड। आफ्टर सक्सेस ऑन क्लाइंट साइड फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कहाँ पर होगा? सर्वर पे, ठीक है जी। आपका फॉर्म जो है वो अब जब आपने क्लाइंट जावास्क्रिप्ट से क्लाइंट साइड पे तमाम वैलिडेशन परफॉर्म कर ली जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसके बाद अब आप इसको सबमिट करेंगे सर्वर के ऊपर। तब सर्वर का कोई भी XYZ आपका पेज होगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरा जो पेज है वो submit.php ही है पेज। अब submit.php के ऊपर आपको उस फॉर्म की तमाम वैल्यूज़ जो यूज़र ने इनपुट की हैं वो मिल जाएंगी, जितनी वैल्यूज़ उसने दी हैं उन फॉर्म के अंदर। और किस तरह से मिलेगी वो मैंने आपको बताया था, एक एसोसिएटिव एरे मिलेगा। अगर आपने फॉर्म में मेथड इस्तेमाल किया है गेट का तो गेट के वेरिएबल के अंदर मिलेगा। अगर आपने मेथड इस्तेमाल किया है पोस्ट तो आपको $_ को पोस्ट में तमाम की तमाम वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब इन वैल्यूज़ के साथ अब आप परफॉर्म करेंगे वैलिडेशन।
मिसाल के तौर पे आप एक मेथड बना लें, आपने एक फाइल के एक वैलिडेशन की क्लास बनाई है, क्योंकि मैं एक क्लास भी नहीं कह रहा, अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी नहीं है तो हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पहले तो एक फाइल बना दूँ वैलिडेशन के नाम से, validation.php। मेरे पास एक प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल है, इसमें एक मेथड मैंने बनाया इज अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक क्या होता है जी? हाँ, मतलब आपके डिजिट्स का और अल्फ़ाबेट्स का जो मिक्सचर होता है उसको, यानी इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई अंडरस्कोर, डॉट, हाइफन, इस तरह की कोई चीज़, कॉमा या डबल कोट्स वगैरह ना हो। ठीक है, मैं एक और मेथड बनाता हूँ इज स्ट्रिंग, या हाँ स्ट्रिंग के लिए या अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, इस तरह के कुछ मेथड्स जो है वो आप अपने पास एक फंक्शन, एक फाइल के अंदर डिफाइन करके अपने पास रख लीजिए। अब इनके अंदर वैलिडेशन के लिए होगा क्या बेसिकली, अगर मुझे चेक करने है कि ये सिर्फ अल्फ़ान्यूमेरिक है तो मैं क्या करूँगा इस पर, मतलब इस स्ट्रिंग जो मुझे एज ए इनपुट, लेट्स सपोज मैं एज ए इसको इनपुट देता हूँ ABC 1 2 3, ये इनपुट जब एज ए स्ट्रिंग इसमें पास हो तो मुझे इस पर रिटर्न ट्रू रिटर्न करना है, और अगर इसके अलावा अगर ऐसा कोई स्ट्रिंग आ जाए तो इस पर फॉल्स देना है। ठीक है, क्या करेंगे, मुझे इसके ऊपर ये जो अभी मेरे सामने लिखा है इस पर फॉल्स रिटर्न करना है, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है, और ABC 1 2 3 इस पर मुझे ट्रू रिटर्न करना है। और ये इनपुट जो है वो इस अल्फ़ान्यूमेरिक स्ट्रिंग के, इस अल्फ़ान्यूमेरिक के मेथड के अंदर हम इस वैल्यू को पास करेंगे। तो यहाँ पर इस वैल्यू के ऊपर मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? ठीक है, तो अब आप फॉर्म की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 उठाएंगे, और जिस फील्ड के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम है तो आप फर्स्ट नेम को अल्फ़ाबेट में चेक करेंगे कि फर्स्ट नेम शुड बी अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसी तरह लास्ट नेम है तो वो भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। यूज़र नेम है तो वो अल्फ़ान्यूमेरिक हो सकता है। पासवर्ड है तो पासवर्ड की लेंथ है, फिर आप उसको अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो उसमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें आप इस टाइप का जो पासवर्ड को चेक करें, पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल हुए नहीं हुए, डिजिट्स है नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है नहीं है, इन तमाम कामों के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस बनानी पड़ेंगी। अब ईमेल ले रहे हैं तो ईमेल को वैलिडेट करना है। इसी तरह जितनी इनपुट्स आप लेंगे कस्टमर से, यूज़र से, उन तमाम का आपको वैलिडेट करना होगा 1 बाय 1। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करता है तो अब आप, लेट सपोज मेरे पास ये पेज था, अब मैंने जहाँ इस submit.php पे अपना फॉर्म सबमिट किया था और इसने validator.php को कॉल करके हर फील्ड को 1 बाय 1 स्कैन करता गया और रिटर्न कर, मतलब उसका रिटर्न आंसर जो है आपको ट्रू मिलता गया। लेट सपोज कोई एक फील्ड जो है वो आपको रिटर्न फॉल्स करती है, तमाम 10 फील्ड थी, 8 ने जो है वो रिटर्न ट्रू किया, 2 ने जो है वो आपको रिटर्न फॉल्स किया। तो इस केस में हम नॉर्मली करते ये हैं कि या तो आप चाहें तो इन फंक्शंस से आप रिटर्न जो है वो आइदर ट्रू करें या फॉल्स करें, या फिर इन केस ऑफ फॉल्स आप जो है वो यहाँ से एरर मैसेज कोई भी रिटर्न कर देंगे, भाई फर्स्ट नेम इनवैलिड और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चाहे तो आप रिटर्न ट्रू फॉल्स कर लें या फिर यहाँ से एक एरर मैसेज रिटर्न कर दें। अच्छा, इसके अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस ये होती है हमारे पास
अच्छा, पहले यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अंदर हमारे पास एक कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि हम नॉर्मली इस तरह की जो वैलिडेशन या वैलिडेटर की जो क्लास, इसको हम क्लास बनाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम आगे मज़ीद थोड़ा सा जाएंगे तो ये वहाँ पर हम क्लास का कॉन्सेप्ट रखेंगे, और वहाँ पर हमारे पास एक, जिन लोगों को मालूम है सिर्फ उनको मैं बता रहा हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डिटेल में देख लेंगे आगे। क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। उस एक हम एरर का और सक्सेस मैसेज का एक इंस्टेंस वेरिएबल रखते हैं और उसके अंदर एक स्टैक मेंटेन करते हैं। उस कंप्लीट स्टैक को हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस के साथ बाइंड करते हैं और रिटर्न में हमें वहाँ पर उसका रिजल्ट मिलता है। खैर वो किस तरह से होता है क्लासेस के अंदर, हम किस तरह खेलते हैं, ये हम बाद में देख लेंगे। फिल वक्त आप सिर्फ इतना रखें कि हमें मेथड्स बनाने हैं और उसके अंदर इस तरह से काम करना है, तो ये आपकी सर्वर के ऊपर वैलिडेशन इस तरह से परफॉर्म होगी। अच्छा, अब इसका बेहतर तरीका ये है कि आप तमाम लोग जो हम लास्ट जो लैब के अंदर जो टास्क कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लें एक मरतबा अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। उस जो टास्क को जो मैंने आपको लैब के अंदर कहा था कि भाई ये पहले तो आप उसकी क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन करें फिर सर्वर पे करें, तो ये दोनों काम जो है आप लोग कर लें अपने फ़ायदे के लिए। तो आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट, तमाम चीज़ जब आप करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं यहाँ 50 मरतबा 1000 मरतबा ही बता दूँ, आपको क्लियर नहीं होंगी। ये जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होंगी। तो एक दफ़ा इसको अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लें, इसको तमाम चीज़ें, इसकी एक्सप्रेशन इवन के कॉपी पेस्ट ही कर लें। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने से घबरा रहे हैं या कुछ और करने से, कॉपी पेस्ट करें, गूगल करें, लेकिन एक दफ़ा अपने हाथ से परफॉर्म ज़रूर कर लें। अब आपको गूगल रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए इजाज़त है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टास्क को अपने हाथ से एक दफ़ा कर ज़रूर लें, चाहे गूगल ही यूज़ करें, ठीक है जी। अच्छा, एक और काम हम नॉर्मली फॉर्म्स के साथ करते हैं जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ती है और हम इसको यूज़ भी करते हैं, फ़ाइल अपलोडिंग के हवाले से। अगर आप फ़ाइल अपलोड करना चाह रहे हैं, आप अपनी स्क्रिप्ट में या कहीं आपने कोई पेज बनाया है, वहाँ से कोई पिक्चर है या कोई और फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सवाइज़ेड कोई भी किसी भी किस्म की फ़ाइल है, तो उसको आप अपने पास क्लाइंट से अपने सर्वर के ऊपर अपलोडिंग कराना, जो नॉर्मल फ़ाइल अपलोडिंग कराती है, उस फाइल अपलोड कराना चाहते हैं तो PHP के अंदर बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है, इसको देख लेते हैं। आपको बनाने इसके लिए फॉर्म ही पड़ेगा। तो जब हम अपलोडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्म का जो टैग है, अगर इसको गौर से सुन लीजिए, अक्सर लोग ये गलती करते हैं। जब हम फाइल अपलोडिंग के लिए कोई फॉर्म या कोई पेज बनाएंगे तो लाजमी तौर पे आप वहाँ पे फॉर्म का टैग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फाइल जो है वो आपको ऑन सबमिट ही सर्वर तक जाएगी। इवन ये कि आप सबमिट का बटन देना थे लेकिन बैकएंड पे फॉर्म ही सबमिट होता है, जो अगर अमूमन आप देखते हैं कि एजेक्स के थ्रू भी, या जिस तरह जीमेल या याहू या हॉटमेल वगैरह पे जब आप फाइल अटैचमेंट करते हैं तो फाइल ब्राउज़ करके जब आप फाइल उसको देते हैं तो वो भी बैकएंड पे फॉर्म ही सबमिट करता है, लेकिन आपको नज़र इस वजह से नहीं आता कि वो एजेक्स के थ्रू करता है, होता वो भी बैकएंड पे फॉर्म ही सबमिट है, लेकिन वो एजेक्स के थ्रू होता है। एजेक्स को भी देख लेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल आप फाइल अपलोडिंग को देख लेंगे। यहाँ पर आपको एक फॉर्म बनाना पड़ता है और फॉर्म के टैग के अंदर आपको एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट है इसका ENC टाइप, ये सिर्फ फाइल अपलोडिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। और मल्टी पार्ट डेटा, ये आपको इजाफी तौर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप फाइल अपलोडिंग करेंगे। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है।
ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप फाइल अपलोडिंग करेंगे तो आपको लाजमी तौर पे मेथड पोस्ट यूज़ करना होगा। ठीक है जी। जब भी आप फाइल अपलोडिंग करेंगे तो आपने जो फॉर्म का मेथड इस्तेमाल करना है दैट शुड बी पोस्ट, गेट नहीं होगा। उसका रीज़न, हाँ, साइज और प्लस फाइल को वो URL में किसने देगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो फाइल अपलोडिंग के लिए पहली चीज़ जो है वो ये कि आप ENC टाइप डिफाइन करेंगे, मल्टीपार्ट /फॉर्म डेटा, फॉर्म डैश डेटा, और मेथड जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे पोस्ट। नहीं, चेंज नहीं होती है इसमें। अच्छा, उसके बाद इनपुट, इनपुट टाइप फाइल। अच्छा, हमारे पास एक और टाइप है इनपुट की, वो है फाइल। उसके बाद बाकी जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम है हमारे पास। नेम, आप उसको भी फाइल दे दीजिए। जी, इस तरह इनपुट टाइप टेक्स्ट होती है, रेडियो है, चेक बॉक्स है, इसी तरह इनपुट टाइप फाइल भी है। उसके बाद बाकी इसके एट्रीब्यूट्स, नेम, काफ़ी। मैंने यहाँ पे एक और इनपुट टाइप हिडन बना दिए और उसका नाम रख दिया एक्टिव और वैल्यू रख दी 1। अच्छा, बाज़ बात ऐसा होता है कि आप फाइल अपलोड या कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसी पेज के ऊपर सबमिट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अपने पास PHP का अब मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ PHP का कि मुझे यहाँ पर फाइल सबमिट होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं लिखूं इफ काउंट जी। अच्छा, फॉर्म सबमिट होने के बाद जो प्रोसेसिंग है, एक तरीका कार तो ये है कि मैं लिखूं इनपुट इफ काउंट $_ जो भी मैंने मेथड यूज़ किया पोस्ट इज ग्रेटर देन 0, तो ये काम परफॉर्म हो जाए जो मैं इसके यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, उसको चलाते हैं। तो यहाँ मैंने काउंट लिखा है, काउंट अगर ग्रेटर देन पोस्ट, सॉरी काउंट जो है वो पोस्ट का ग्रेटर देन 0 है। काउंट क्या करेगा, ये जो मैंने फंक्शन इस्तेमाल किया, नज़र आ रहा है सबको?
कितने लोगों को नहीं मालूम ये काउंट क्या करेगा? मीन भाई आपको भी नहीं पता? एरे की क्लास में कितने लोग नहीं थे? उनको पता है जो क्लास में नहीं थे। एरे मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास फॉर्म सबमिट होता है तो $_ तो पोस्ट है, ये एक एरे है, ठीक है। और एक एसोसिएटिव एरे आपको रिटर्न करेगा, फॉर्म की तमाम वैल्यूज हैं वो आपको इस एसोसिएटिव एरे के थ्रू एक्सेसिबल होंगी, ऐसे ही बताया था। और काउंट है वो आपके पास एरे को काउंट करके, यानी उसमें कितनी वैल्यूज रखी हुई हैं उन वैल्यूज का रिजल्ट आपको काउंट, एक्चुअल काउंट। अगर 2 वैल्यूज हैं उसमें तो 2 रिटर्न आपको 2 करेगा, अगर 5 है तो रिटर्न आपको जितनी उसमें वैल्यूज है उतना आपको उसका काउंट रिटर्न करेगा। तो ये काउंट ऑफ पोस्ट, फर्स्ट टाइम जब हम इस पेज के ऊपर लैंड किए तो हमारे पास फॉर्म सबमिट हुआ, कोई फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, यानी कि पोस्ट $_ पोस्ट के अंदर फिल वक्त कोई वैल्यू नहीं है। जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये इनिशिएट होगा, उससे पहले इनिशिएट $_ पोस्ट का वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो $_ पोस्ट के अंदर वैल्यूज आएंगी, ठीक है, ऐसे ही होगा। और जब वैल्यूज इसके अंदर $_ पोस्ट के अंदर जाएंगी तो ही इसका काउंट जो है वो >0 होगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम फॉर्म को चेक करते हैं कि जी फॉर्म पोस्ट हो गया तो हम ये काम परफॉर्म करें। दूसरा तरीका जो इससे बेहतर है, ये भी सही है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप अपने फॉर्म के अंदर कोई एक ऐसी हिडन फील्ड या कोई भी एक वैल्यू के ऊपर चेक लगा दें कि अगर आपको उसकी वैल्यू सेट मिल जाए या उसकी वैल्यू मिल जाए तो इट मीन्स के फॉर्म सबमिट हो चुका है। लेकिन अमूमन हम एक हिडन फील्ड ही रखते हैं इसके अंदर। रीज़न उसका ये कि अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट रखता हूँ और क्लाइंट ने उसके अंदर कुछ भी टाइप नहीं किया तो मैं जब उसके ऊपर चेक लगाऊंगा कि उसकी वैल्यू सेट है या नहीं तो मेरा चेक जो है वो फॉल्स हो जाएगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं, ठीक है। लिहाजा इसके लिए अमूमन हमारी जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये कि हम अपने फॉर्म के अंदर एक हिडन फील्ड रखते हैं, उसका नाम आप कुछ भी रख लें, मैंने यहाँ एक्टिव रखा है, और उसकी वैल्यू भी आप कुछ भी सेट कर लें, मैंने यहाँ टेम्परेरी तौर पे 1 रख दी है। दूसरा चेक मैं यहाँ पर ये लगा सकता हूँ कि इफ इस सेट $post एक्टिव, ठीक है जी। दोनों एक ही काम करेंगे, यानी कि ये बताएंगे कि जी अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक्टिव की वैल्यू जो है वो पोस्ट के वेरिएबल में इनिशिएट हो जाएगी। जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो एक्टिव जो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है ये, इसकी वैल्यू जो है वो 1 इसको यहाँ अवेलेबल होगी, इससे पहले अवेलेबल नहीं होगी। ये बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें जी। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका आप यहाँ नेम, सबमिट के बटन का नेम डिफाइन कर दें इस तरह। इस तरह से भी कर सकते हैं। आप बटन की नेम सेट कर दें फिर उसकी वैल्यू के ऊपर चेक लगा दें जी। जी ऐसे भी कर सकते हैं। क्या चीज़ फायदेमंद है? क्या चीज़? हाँ बिल्कुल करते हैं। हाँ अभी तो मैंने एक्शन में कुछ
एक्शन मैंने यहाँ ब्लैंक रखा है, तो इसी फाइल के ऊपर आएगी। मतलब ये है तो ये PHP फाइल है, होगी तो सर्वर पे, सबमिट सर्वर पर ही होगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से फिलवक्त में इस वाले चेक को इस्तेमाल कर, जैसे हम एक को इस्तेमाल कर लेते हैं, हम काउंट को यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे बस फाइल जो है वो आप कोई भी फाइल सेलेक्ट करें, अपलोड करते हैं। फिलहाल तो हमने अभी कोई काम किया नहीं है, अब हम इसमें कोई मज़ीद काम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने $_post, $_get और $_request ये 3 PHP के प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स इस्तेमाल किए। जब आप फाइल अपलोडिंग की बात करते हैं तो आपके पास PHP के अंदर एक और प्रीडिफाइंड इसका वेरिएबल है जो फाइल के कंप्लीट अपलोडिंग के बाद उस ऑब्जेक्ट को अपने पास लेके आता है, उसका नाम है $_files। ठीक है जी। अब दोबारा इसको हमने सिर्फ अभी प्रिंट आर किया, डंप किया है, अभी फाइल अपलोड नहीं हुई है। अभी हम इसको फाइल कोई भी सिलेक्ट करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। अभी आपके पास जो $_files ने जो प्रिंट किया है, इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रा आप पहले गौर से देख लें। ये माई फाइल एरे के अंदर है। ये माई फाइल मैंने कहाँ यूज़ किया था, जब मैंने इस टाइप फाइल यूज़ की थी और उसका नाम रखा था माई फाइल, तो ये माई फाइल यहाँ से आया। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, इस माई फाइल के अंदर 5 चीज़ें हैं। नेम, जो फाइल का नाम था, उसकी टाइप, कि उस फाइल की टाइप क्या थी। अच्छा, टेम्परेरी नेम ये होता है जो इस स्क्रिप्ट, जब ये फाइल आप अपलोड करते हैं तो ये जो $_फाइल का जो एरे है, ये उस फाइल को अपने पास जो स्ट्रीम करके रखता है और उसका एक टेम्परेरी नेम देता है, उसका नाम है टेम्प। यानी कि अब इस वेरिएबल के अंदर ये पूरी फाइल मौजूद है, कंप्लीट फाइल। नाम तो यहाँ है, लेकिन जो कंप्लीट फाइल और उसके जो कंटेंट्स हैं, एक्चुअल जो फाइल का डेटा है, वो इस टेम्प नेम के अंदर मौजूद है। और वो ये देखें, इसने टेम्परेरी तौर पे रखी कहाँ है, इसका पाथ भी बता रहा है आपको, e-learning वैम, इस फोल्डर वैम के अंदर, टेम्प के अंदर इस नाम से रखी है इसने फाइल। जैसे ही अपलोड हो जाएगी, आपका काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से खुद से फ्लश भी कर देगा, रिमूव भी कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको फाइल कैप्चर करने में कोई किसी किस्म की कोई दुश्वारी, कोई एरर, कुछ भी नहीं आई तो 0, अदरवाइज यहाँ पे मैसेज आएगा। और इस फाइल का टोटल साइज जो है वो बाइट्स में, आपको बाइट्स में यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ये 5 चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, अब मैं अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ कि फाइल साइज़ के ऊपर, कि भाई 2 MB से बड़ी फाइल ना हो, लगा सकता हूँ। और फाइल जो है वो सिर्फ JPG हो, GIF हो, PNG हो, इसके अलावा फाइल टाइप जो है वो कोई और ना हो तो लगा सकता हूँ। दोनों काम हो सकते हैं। उसके बाद वैलिडेशन परफॉर्म कर, यानी अगेन आपकी यहाँ पर अपलोडिंग से पहले आपने फाइल साइज़ के ऊपर और फाइल टाइप के ऊपर अगर तो चेक लगाना है तो आप लगा लीजिए। उसके बाद फाइल अपलोड करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो एक PHP के अंदर मेथड है, मूव अपलोड फाइल। माय फाइल क्या था, टेम्प नेम। तो यहाँ पर मूव अपलोड फाइल के अंदर 2 पैरामीटर्स दिए जाते हैं। पहला फाइल, जिस फाइल को आपको अपलोड कराना है, दूसरा किस पाथ के ऊपर उसको अपलोड करना है। यानी कि मेरे पास, मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो मेरे पास जो फाइल है, कंप्लीट फाइल, वो इस फाइल, माई फाइल और टेम्प नेम के अंदर मौजूद है।
इसके बाद मैं इसका आपको पाथ डिफाइन करूंगा कि मुझे इसको अपलोड कहाँ करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ करता हूँ अब जब फाइल अपलोड हो गई, अब आप चाहते हैं कि मैं इसका जो नाम है, जो यूज़र ने जो भी फाइल सेलेक्ट की उसका नाम जो भी मैं अपने हिसाब से नाम रखना चाहता हूँ, और अमूमन लोग ये करते हैं, उसको आप किसी आईडी से बाइंड करते हैं या कोई डेट के साथ उसको XYZ जो भी आप रखना चाहें। तो नेक्स्ट जो है ये आप पाथ बताने के बाद उस फाइल का नाम विद एक्सटेंशन यहाँ पर बताएंगे नेक्स्ट में। यानी एक ये पहली चीज़ तो आपने फोल्डर बता दिया, या आप नहीं चाहते मैं पूरे फोल्डर नहीं, डायरेक्ट इसी डायरेक्टरी में ही सेव करना है, जिस डायरेक्टरी में सेव करना है पहले आप उस डायरेक्टरी, उसके बाद इस फाइल का नाम। तो फिलहाल हम फाइल का नाम जो है वो वही यूज़ कर लेते हैं जो उसका एक्चुअल है। अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आइदर डेट रखना चाहें, वॉटेवर जो भी करना चाहें उसके साथ। एब्सोल्यूट बता रहा हूँ। एक और आपके पास मेथड है फाइल एग्जिस्ट का। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसी तरह की कोई फाइल ऑलरेडी पहले से जहां आप अपलोड कर रहे हैं ऑलरेडी अगर मौजूद है तो आप अपलोड ना करें, फाइल एग्जिस्ट। फिलहाल हम इसको यूज नहीं करते। और ये अपलोडिंग के बाद आपको सक्सेसफुल रिटर्न या ट्रू, सक्सेस पे रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा इसका, जिस फोल्डर के अंदर आप फोल्डर बना दीजिए जिसमें आपको अपलोड करवाना है। ये आपके पास ये वार्निंग भी मैं खाली इसी हवाले से ही आई। ठीक है जी, ये फाइल अपलोड हो गई यहाँ पे जी। अच्छा जी, देखिए इसके अंदर मैंने यहाँ पर इसको मैं पीछे कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए। फाइल $_फाइल तक तो समझ में आ गया। ठीक है, ये एक हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपने इस फाइल को जो अपलोड करना है, ये मूव अपलोड का मेथड है। इसमें सिर्फ आपको 2 पैरामीटर्स पास करने हैं। एक तो वो फाइल का कंप्लीट, जहाँ उसने टेम्परेरी अपने पास स्टोर किया उस फाइल को टेम्प नेम के अंदर, पहला पैरामीटर आपको फाइल देना है। दूसरा उसका पाथ देना है कि किस फाइल के ऊपर, किस जगह पर आपने उस फाइल को अपलोड करना है, सर्वर के ऊपर। क्योंकि मेरे पास तो क्लाइंट और सर्वर दोनों ही एक ही मशीन है, तो इस वजह से ये इस तरह बिहेव कर रहा है। और जो अगर आप फोल्डर्स बता रहे हैं तो आपको फोल्डर बताना पड़ेगा, मतलब फोल्डर्स ऑलरेडी वहाँ पर क्रिएटेड होने चाहिए, आपको क्रिएट करना पड़ेगा फोल्डर को।
फोल्डर तो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट के पास आपकी डायरेक्टरी को एक्सेस करने के राइट्स नहीं होते डिफ़ॉल्ट। सेव तो कर रहा है आपकी, मैं कोई स्क्रिप्ट के थ्रू आपकी सी डायरेक्टरी के अंदर आकर कोई फाइल एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब कोई याहू का सर्वर है, वो आपके सी ड्राइव में आ सकता है? नहीं आ सकता। कुछ वही बात, कुछ डायरेक्टली आप याहू के स्क्रिप्ट से मैं आके फोल्डर मेक डायरेक्टरी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ पूछो, एक मिनट रुको। हाँ बिल्कुल 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 हो जाएगी। क्या डॉट लगा दूँ? यह डालूँ? यहाँ यहाँ डायरेक्टरी स्क्रिप्ट में क्या करूँ? डॉट नहीं, लिनक्स में ही, विंडोज़ में। लिनक्स में अगर आप ये करते हैं इसका मतलब रूट होता है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। रूट पे अगर स्क्रिप्ट अगर आप इस तरह से करते हैं तो अगर आपने एक्सेस दिया हुआ है सर्वर के ऊपर तो वहाँ फाइल अपलोड हो जाएगी, रूट पे हो जाएगी। 755 तो आपकी फाइल का वो होता है ना, एग्जीक्यूशन मोड, CH मोड। हाँ रूट फोल्डर पे वैसे कोई देता नहीं है इतनी, ऐसा नहीं करते वैसे। रूट फोल्डर को कभी भी आप 755 नहीं बनाते, सिक्योरिटी थ्रेट है भाई जी। हाँ वहाँ कर, हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, शरियार अली साहब कौन है? जल्दी से ही कार्ड ले लें जो अगर हैं तो आके। फैसल अब्बास सत्तार साहब हैं, ये ले लीजिए कार्ड अपना जल्दी से। फैज़ान अहमद, सैयद फैज़ान अहमद ये। अच्छा जी, हसन खालिक, मोहम्मद इकबाल साहब, इकबाल साहब हैं। ये सईद वजीह खान, वाजिद खान है, वजीह खान है, सईद। कवि कलीम साहब कौन है? अनिल समद, सैयद आप आप क्यों लेके जा रहे? नहीं आप नहीं लेके जा रहे, मुझे कहाँ है? इमरान अहमद है, इमरान साहब। हसनैन, मोहम्मद आदिल और सज्जाद जफर। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पर। क्लियर है भाई? ये तो यहाँ तक क्लियर है, आसान है ये काम। MKDIR का एक्सेस नॉर्मली मैं बता रहा हूँ सर्वर के ऊपर आपको इस तरह का एक्सेस होता नहीं है। एक मेथड आता है, अगर आपको इस तरह की कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है कि आपको सर्वर पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो eval का एक मेथड आता है। इसके थ्रू आप सर्वर की जो कमांड होती हैं वो PHP के थ्रू सर्वर पे रन करते हैं। eval एक मेथड है, इसको देख लीजिएगा। eval इसके अंदर आप अपनी कमांड, जिस तरह आपको करना है
mkdir और उसका नाम लेना ABC, ठीक है। तो अब ये कमांड जो है ना वो PHP है, तो ये इसके थ्रू वहाँ आपके सर्वर पर रन होगी। और ईवेल का एक्सेस खुलवाना पड़ता है और उसमें भी लिमिटेड वो फिर खोलते हैं आपके लिए एक्सेस के, ये कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डिपेंड, अमूमन बंद होता है, 90% बंद होता है। फाइल अपलोड तो हो जाती है लेकिन फोल्डर क्रिएट नहीं करने देते। आप पहले से फोल्डर क्रिएट करते हैं शेयर और से बहुत हो तो जितनी मर्जी जी। एक से ज़्यादा फाइल्स भी तो हो सकती हैं, एक से ज़्यादा। मैंने यहाँ पर एक फाइल अपलोडिंग के लिए ले रहा हूँ, दो भी तो ले सकता हूँ। इस केस में क्या होगा? अब क्या होगा? फाइल सिर्फ अगर फाइल हो तो फिर तो ये दूसरी वाली लाएगा, अब दो फाइलें लाएगा। बिल्कुल, आप करके देख लीजिए। खैर अभी तो ये कोड फट जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले कमेंट कर दूँ। एक मिनट, माई फाइल और माई फाइल 1, ठीक है। मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा करनी है तो सिग्निफाइज तो यहाँ से हो रहा है, इससे हो रहा है, की इसकी। जी, मैं आपका सवाल समझ नहीं रहा हूँ जी। देखिए यहाँ पर अगर मुझे एक, इस वक्त यहाँ पे मेरे पास दो फाइलें हैं, जो आइडेंटिफाई करूँगा कि किस फाइल पे मुझे कौन सी फाइल मिली है, मतलब किस कंट्रोल के अंदर कौन सी फाइल आई है, तो उसको मैं डिफरेंशिएट किस तरह से करूँगा। ये एक माई फाइल है और एक फिर माई फाइल 1 है। यहाँ पर दो फाइल्स मिली हैं, दोनों में मैं डिफरेंस किस तरह से करूँगा। तो वो ये करने के लिए जो डिफरेंस मिल रहा है वो ये इस नेम से मिल रहा है, क्योंकि हर एंटिटी का एक नेम है ना। अब जितने भी आप कंट्रोल्स बनाते हैं HTML के, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो, चेक बॉक्स हो, रेडियो, उसको आप एक नाम देते हैं और उस नाम से वो आइडेंटिफाई होता है आपके स्क्रिप्ट के अंदर, PHP की। और वही यही चीज़ आपको यहाँ मिल रही है। देखिए पहले एक माई फाइल और फिर दूसरे में आपको दोनों अलग अलग एरेज हैं और उसकी डिटेल दोनों की है। अच्छा जी, एक काम तो ये था जो हमें देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो आप टेम्प नेम के अंदर पूरी फाइल है, फाइल के कंटेंट्स में, मतलब वो भी 1.8 या 2 MB की जितनी भी बड़ी फाइल है ना, उस फाइल के जितने भी कंटेंट्स और जो उसमें लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें इस टेम्प नेम के अंदर मौजूद है। इसके पास नेम, सिर्फ नाम है उस फाइल का, कंटेंट्स नहीं है, तमाम चीज़ नहीं है। अच्छा, एक काम तो हमारे पास ये था कि हमें फाइल अपलोडिंग नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास, अगर आपके पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ईमेल करना है। यानी जो उस फॉर्म पे कस्टमर ने या यूज़र ने जो भी आपके पास डेटा फिल किया है, उसको आपको किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है वो देख लीजिए। अच्छा, ईमेल करने के लिए दो चीज़ें इसकी, जी मखसूस फाइल को चेक किस तरह करेंगे कि टाइप क्या है उसकी? ब्राउज ही सिर्फ JPG फाइल्स करें।
इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, इसमें आपको फिर सबमिट भी करना पड़ता, सबमिट के बाद ही आपको करना पड़ेगा। क्या आपने क्या पूछा था? साइज, अच्छा नहीं, टाइप। देखिए अब यहाँ पर इस वक्त मैं PDF फाइल्स ले रहा हूँ, तो मेरे पास जो टाइप के अंदर आ रहा है वो क्या आ रहा है, application/PDF। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर ब्राउज करूँ और कोई JPEG फाइल दूँ, एक में JPEG और एक में हम GIF दे देते हैं, इसको अपलोड करें। ठीक है, तो इस टाइप के ऊपर आप चेक लगा लेंगे, भाई टाइप ये होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। मैं इसका चेक आपको लगा के भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास चेक लगेगा इफ और यानी आपने मल्टीपल एक्सटेंशंस अलाउ करने हैं, या तो जिप हो या JPEG हो। अब यहाँ पे चेक कर, ठीक है, किसके मैं शो करवानी, इको कर दें, सिंपली आ जाएगा। चलिए हमारे पास नॉर्मली जो है वो ईमेल भेजने के लिए दो सिनेरियोज हैं, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये जो इसकी प्रीरिक्विजिट्स में मतलब इसकी जो मैंडेटरी चीज़ों में से आता है वो ये है कि आपके पास SMTP सर्वर है एक, सेंड मेल सेंड मेल है, सिंपल मेल, सिंपल मेल ट्रांसफर। ये आपके पास आपके सिस्टम पे ये प्रोटोकॉल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं, सर्वर्स भी आते हैं। नॉर्मली जो आप होस्टिंग लेते हैं उन सब में जो है वो आपको SMTP की सपोर्ट अवेलेबल होती है। ठीक है, आप अगर लोकल के ऊपर चलाएंगे तो ये शायद ना चले, लोकल मरकरी देता है, लेकिन कॉन्फ़िगर्ड होता है वो, ऑटो कॉन्फ़िगर होता है। अच्छा, डेटा जो है ना बहुत से लोगों को भेजा जाए, SMTP के जरिए कोई जगह सफा करना का या बहुत लोग भेजा जाए ये सपोर्ट देना। जी जी, अच्छा जी, एक एग्जाम्पल छोटी सी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपके पास इस सिंपल से काम को परफॉर्म करने के लिए जो मेथड मौजूद है वो मेल का फंक्शन मौजूद है। इसके कुछ पैरामीटर्स जो हम सेंड करेंगे वो ये हैं, टू सब्जेक्ट, हेडर और बॉडी या मैसेज।
टू सब्जेक्ट मैसेज फिर हेडर। हाँ, टू सब्जेक्ट मैसेज फिर हेडर। तो इसके अंदर जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ इसका हेडर है। नॉर्मली टू के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईमेल के मैसेज बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसके अंदर हेडर के अंदर कुछ चीज़ें जो हम एडिशनली, एक तो ये तो सिंपल सा है कि फ्रॉम, रिप्लाई टू और सीसी हम लिख रहे हैं। इसके अलावा जब आप प्लेन टेक्स्ट से हटकर ईमेल भेजते हैं, ये इस वक्त तो आपके पास जो मैसेज है वो प्लेन टेक्स्ट है, यानी HTML नहीं है, कोई इमेजेस वगैरह नहीं है, इनलाइन इसमें कोई इमेजेस नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल आप एक प्लेन टेक्स्ट भेज रहे हैं। और जब आप इस प्लेन टेक्स्ट को जो है वो ईमेल सेंड करेंगे तो ये सक्सेसफुली यहाँ पर इस मेथड के थ्रू जो है वो ईमेल सेंड हो जाएगी। शर्त ये है कि आपके पास SMTP कॉन्फ़िगर्ड हो। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों से ये है कि क्या फॉर्म से वैल्यूज उठाकर, बल्कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। इस एग्जांपल को हम ले लेते हैं। अच्छा, ये इतना कॉमन है इनकी, ये आप मैनुअल के अंदर ही आपको सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और नॉर्मली हम लोग करते भी ये कॉपी पेस्ट ही करते हैं। लेकिन ये कि कॉपी पेस्ट करने में कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि आपको पर्पस पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। मतलब नकल के लिए भी वो कहते हैं अकल की ज़रूरत होती है, तो पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ज़रा एक चीज़ गौर से देख लें। अब मेरे पास जो है वो मैसेज बॉडी जो है वो HTML के अंदर है। ज़रा ये देख लीजिए राइट साइड पे जो हज़रात बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे पास मैसेज जो है वो HTML फॉर्म में है। अब अगर आप यहाँ पर कंटेंट या अपने हेडर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करेंगे कि मैं जो ईमेल भेज रहा हूँ उसकी बॉडी जो है वो HTML है, तो वो एज इट इज़ ये जो टाइटल और HTML और ये जो टैग्स हैं, इस तरह से इसको इस प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में ईमेल जब ओपन होगी तो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आपको दिखाएगा। अगर आप अपने हेडर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन बता दें कि मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ उसकी टाइप जो है, कंटेंट टाइप HTML है, तो वो बजाय इसके कि इन टैग्स को शो करें, इसके जो एक्चुअल जो व्यू आना चाहिए, यानी टेबल और जिस तरह से ये HTML ड्रॉ होनी चाहिए आपके ब्राउज़र पे, सेम उसको रेंडर करके आपके कस्टमर या क्लाइंट या जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसको उस फॉर्म में नज़र आएगा। उसके लिए सिर्फ एक एडिशनली आपको ये 2 लाइनें लिखनी पड़ेगी। माइम वर्जन 1 या 1.1 भी अब तो इस्तेमाल होता है, और दूसरा कंटेंट टाइप। अगर आप ये ना भी लिखें माइम वर्जन 1, तो आप सिर्फ कंटेंट टाइप ये टेक्स्ट HTML डिफाइन कर दें। अगर आप किसी और मल्टीलिंगुअल में भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपको करेक्टर सेट भी उसका बताना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट, अगर आप मल्टीलिंगुअल किसी साइट के ऊपर काम करें अदर देन इंग्लिश है आपके पास लैंग्वेज, तो आप यहाँ करेक्टर सेट UTF-8 इस्तेमाल कर लें। एब्सोल्यूट URL ऑफ, हाँ, और ये अगर पूरा
अटैचमेंट देखिए दो तरह से होती है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ कंटेंट टाइप डिफाइन करनी है, बाकी चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद हैं वो वही हैं जो अभी हमने प्रीवियसली देखी। फ्रॉम है, CC है, BCC है और एंड सो ऑन। सिर्फ जो इसमें जो एडिशनल है, अगर आप HTML ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ जो है वो कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML, और अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं तो कैरेक्टर सेट जो है वो 4 सेट इसको आपको सेट करना पड़ेगा जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, CSS इसके साथ ऐसे अटैच होगी, इनलाइन CSS होगी, या फिर इसके अंदर आप यहाँ पे स्टाइल, अगर आप कोई क्लासेस वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसी मैसेज के साथ ही और यहाँ अपने स्टाइल डिफाइन करना। नहीं, वो रेंडर कर लेगा। नहीं, एक्सटर्नल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप जब इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो फिर वो पहले वो डाउनलोड करने का कहेगा। जिस ब्राउज़र पे भी खुलेगी वो आपसे बोलेगा कि फाइल डाउनलोड कर लूँ, तो फिर डाउनलोड होने के बाद फिर आपकी ईमेल जो है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले होगी। बेहतर है कि आप इसी में इनलाइन इस्तेमाल कर लें। नॉर्मली लोग इनलाइन ही भेजते हैं। अच्छा, अब एक सवाल, आपके सवाल का जवाब देने से पहले, अब आपके पास कोई फॉर्म है, अब आपने यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद अब आपको एक प्रॉपर फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन का ही उसने फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपको एक प्रॉपर उसको ईमेल भेजनी है कि जी यार आप जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए और XYZ, इस तरह की आपको एक प्रॉपर और एक बहुत फाइन शशकों के साथ एक ईमेल भेजनी है उसको HTML के अंदर, तो भेज सकते हैं। आप HTML बनाएं, उसके अंदर जो उसने यूज़र नेम अगर आपको दिखाना डियर कस्टमर, डियर फर्स्ट नेम और वॉट एवर जो भी आप लगाना चाहते हैं, फिर जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है या जो आप इन्फॉर्मेशन अपने पास से उसको सेंड करना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन इस HTML के पूरे मैसेज के अंदर आप बना लीजिए और उसको फाइनली आप उस कस्टमर को ईमेल कर दीजिए। तो ये काम इस तरह से परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप स्पैमिंग करते हैं, अगर आप इस स्क्रिप्ट चलाएं और एक पेज है आपको अपनी प्रमोशन करनी है, तो आप कुछ एक लिमिट है जीमेल की, याहू की, हॉटमेल की और जितने भी और वेब मेल्स हैं, इन तमाम की कुछ लिमिट्स हैं कि अगर आप 1 मिनट में या 1 सेकंड में या कुछ टाइम पीरियड के अंदर, एक लिमिटेड टाइम के अंदर 10 या 20 से ज़्यादा ईमेल्स शूट करते हैं और उसकी पर्टिकुलर IP सेम रखते हैं, उसके बाद जितनी ईमेल्स जाएंगी वो तमाम स्पैम में जाएंगी, ये जंक में जाएंगी। वो तो आप जंक मेल्स पढ़ते हैं। हाँ, चली गई क्या, मतलब इस तरह से काम करेंगे तो डेफिनेटली वहीं जाएगी, और जंक में तो बड़ी अजीब अजीब सी ईमेल्स आती है, तो आप पढ़ते हैं। ईमेल वैलिड ना हो तो ईमेल तो जाएगी ही नहीं। ईमेल अगर आपके पास टू का, तो ये आपको मेल जो फंक्शन है, अगर आपका जो टू है, जो आप जिस बंदे को ईमेल भेज रहे हैं टू के अंदर, अगर वो वैलिड ना हो तो आपके पास ये मेल का फंक्शन आपको सक्सेसफुल या वो नहीं बताता कि भाई ईमेल जो है उसको तो बस ये पैरामीटर सही है और वो ईमेल भेज देता है। अब वो ईमेल ही इनवैलिड है तो ये काम आपका मेल सर्वर हैंडल करेगा, उसको डोमेन फेलियर में, मतलब वो मेलर जो है फेलियर मिलेगा, मैसेज आपके SMTP को मिलेगा, आपकी स्क्रिप्ट को नहीं मिलता। स्क्रिप्ट तो अपनी सक्सेसफुली चलती है कि आपने एक लूप में डाल के जो ईमेल्स भेजना शुरू किए तो रुकेगा नहीं वो। वो तो आप रख के कुछ भी भेजेंगे फ्रॉम में तो भेज देगा, चलिए चीज़ है। आप support@paypal रख रहे हैं तो वो फ्रॉम में आप हेडर में यहाँ पर मेरे पास जो लिखा है फ्रॉम, यहाँ पे आप मैसेज लिख के फ्रॉम यहाँ पे लिख दीजिए पेपल, ठीक है, और यहाँ पे support@pay.com।
किस पे? हेडर में कोई चेक नहीं करता है। हाँ है तो सही, लेकिन ये चेक नहीं करता। ये एक है उन्होंने फिर आपके इस हेडर के ऊपर पार्सिंग का चेक लाया होगा। बैकएंड पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, या किसी हो सकता है किसी मेल सर्वर के अंदर इस चीज़ की वैलिडेशन हो। ये नहीं करता भारत PHP, ये जो PHP का मेल फंक्शन है ये नहीं करता। वो उसके जो वेब बैकएंड पे जो वेब सर्वर इस्तेमाल कर रहे होंगे बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो रोक लेता है। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सप्रेस है, जो ईमेल सेंडिंग के लिए जो बहुत मेल सर्वर जो बहुत बड़ा, लेकिन इस सर्वर वर्वर की बातें मुझसे नहीं पूछे, मुझे इस सर्विस का पता है। वो तो देखिए इससे पहले के स्टेप्स है ना, ये तो मैं सिर्फ आपको ईमेल सेंड करना बता रहा हूँ। ईमेल, ये ऑथेंटिकेशन और ये जो सारे काम है ये तो उससे पहले के या उसके बाद के। नहीं देना पड़ता। इस यहाँ पर इसके जितने भी मेल सर्वर्स हैं उसमें नहीं है ऐसा कुछ। अच्छा, इसमें एक काम ये हम करते हैं नॉर्मली, यहाँ पे मैं आपको इस हवाले से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। नॉर्मली हम ये मेल फंक्शन इस्तेमाल बड़ी वेबसाइट्स पे नहीं करते हैं। ये जो मेल का जो मेथड है इसको हम नॉर्मली बड़ी वेबसाइट्स पे या बड़ी एप्लीकेशंस पे, इन कॉर्पोरेट लेवल की जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो वहाँ पर ये मेल मेथड इस्तेमाल नहीं होता। जंक में भेजते हैं, 1, 10, 20, 25 के बाद ही फौरन जंक में जाना शुरू होती है। क्या कि दोबारा बोले? और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, टाइम मुझे नहीं मालूम। ईमेल मुझे फिर वो भेज दीजिएगा, स्क्रिप्ट भेज दीजिए। मेल सर्वर्स आते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ मेल सर्वर्स आते हैं। उसका तरीका ये है कि हमारे पास जब मेल सर्वर आप परचेज करेंगे, पेड आते हैं, तो उसमें जो है वो अपनी एक API देते हैं, उसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं अपने पास SMTP के लिए। और उसमें प्रोटोकॉल नॉर्मली जो इस्तेमाल SMTP के अंदर 2, अच्छा मैं आपको एडिशनल है ये 2 प्रोटोकॉल जो हैं वो ईमेल सेंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, IMAP और POP3। जितने भी मेल सर्वर्स हैं वो इन 2 के ऊपर ही वर्क करते हैं मेजरली। जो आप मेल सर्वर परचेज करते हैं, मैंने आपको यहाँ पे देखे मेल की लिमिट है, ये आप अगर आप इसमें लूप में डाल के 100 ईमेल एड्रेसेस पे एक साथ एक ही सर्वर पे अगर आप सेंड करना शुरू करेंगे तो वो 100% नहीं तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पैम में जाना शुरू होता है ईमेल्स आपकी। तो उसका जो ऑल्टरनेट है, जो नॉर्मली कंपनीज यूज़ करती हैं, आपको खुद नहीं करना, कंपनीज करती हैं, वो ये है क्या मेल सर्वर्स परचेज किए जाते हैं। पेड सॉल्यूशंस आते हैं इसके। लिनक्स पे ओपन सोर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, एक्सिम सर्वर है और इनकी APIs भी गिवन है। एक्सिम सर्वर लिनक्स के ऊपर अवेलेबल है, ओपन सोर्स है और गालिबन फ्री भी है, कुछ लिमिट तक फ्री है और उसके बाद इसका भी आपको पेमेंट दे के परचेज करना पड़ता है। इसकी API होती है, उसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है उसी API जब आप परचेज करें। और उसके थ्रू फिर आप इसके थ्रू जब आप बल्क ईमेल्स करना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी वेब मेल के थ्रू भेजते हैं, सॉरी मेल सर्वर के थ्रू भेजते हैं। जी शहबाज, अच्छा API बताता हूँ, 1 मिनट आप बताएं।
बहुत सारे काम करती हैं बैकएंड के ऊपर। एक तो इन्होंने कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है बड़े बड़े मेल सर्वर्स के साथ, वेब मेल्स के साथ। दूसरा ये करती हैं कि इन्होंने बैकएंड पे ऐसा कोई मैकेनिज्म, बॉट्स होते हैं इनके पास, बहुत तवील कहानी है वैसे तो, इनके पास बॉट्स होते हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में बॉट्स होते हैं, और उसके थ्रू ये सारे काम पर जनरेट कर रहे होते हैं परफॉर्म। और फिर सर्वर्स इनके पास बहुत हाई फाई होते हैं और फिर सारी चीज़ें होती हैं, बहुत प्रॉपरली मैनेज कर रहे होते हैं। प्रॉक्सीज भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आईपीज़ मल्टीपल आईपीज़ का पूल होता है, बॉट्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं इनके पास। आप एपीआई से सिर्फ अपना काम दे देंगे, भाई ये ईमेल इस जगह भेज देना इस एड्रेस से, बाकी सिर्फ आप इनको देते हैं ये बैकएंड पे किस तरह से मैनेज करते हैं। हर एक का अपना अपना डिफरेंट तरीका है, बहुत सारे इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं, सर्वर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें। जी एपीआई क्या होती है भाई, कोई बता दें। APMS तो नहीं, API जी क्या होती है, मैंने वो तो एब्रीवेशन नहीं पूछ रहे। बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ मेथड्स जो होते हैं वो उसके हमें सिर्फ प्रोटोटाइप एक्सपोज कर दिए जाते हैं। लाइक ये जो मेल फंक्शन है इसका हमें प्रोटोटाइप बिल्कुल और सपोर्ट जो है बैकएंड बिल्कुल एग्जैक्टली। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है आपके पास API। आप कभी भी किसी भी API का नाम सुने तो उसमें होता है कि आपके पास जो फंक्शनैलिटी आपको परफॉर्म करनी है, लेट्स सपोज मुझे ईमेल भेजनी है, तो अब ये ईमेल बैकएंड पे किस तरह से भेजेगा मुझे नहीं मालूम। उसने मुझे बता दिया कि आप सिर्फ मेल मेथड कॉल करें और उसमें ये पैरामीटर पास कर दें, आपका काम हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। ये सम सॉर्ट ऑफ यूँ समझ लें ये API ही है। अच्छा जी, अच्छा अब बात करते हैं हम अटैचमेंट की। जी SMTP का सिंटैक्स यहाँ पे तो नहीं करना पड़ेगा। आप अगर शेयर होस्टिंग तो आप ये एज इट इज़ इस तरह से चल जाएगा, इसमें आपको संभाल नहीं करना पड़ेगा। हाँ होस्ट वाला वो करेगा मैंने। हाँ अच्छा, अगर आपका मेल सर्वर कहीं और मौजूद है, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको डिटेल बता दूँगा। इस वक्त यहाँ पे इसका ये ताल्लुक नहीं है, वहाँ मैं आपको डिटेल दे दूँगा। चलिए ये भी आसान काम था। अच्छा अटैचमेंट जो है वो दो तरह से जी इतने अच्छे नहीं होते कि आपको सब चीज़ें दें, अलग से प्रोडक्ट में रखते हैं वो ये चीज़ें। लिमिटेड तो होती है लेकिन इतनी बल्क ईमेल्स के लिए कोई भी होस्टिंग वाला आपको अलाउ नहीं करता। अच्छा अगेन तीसरी दफ़ा हम दोबारा आते हैं अटैचमेंट के ऊपर। अटैचमेंट देखिए दो तरह से होती है। एक तो फाइल अटैचमेंट जो आप ब्राउज करके फाइल अटैच करते हैं, जैसे आपने जीमेल पे भी देखा होगा कि आप ब्राउज करके फाइल लेते हैं और वो एज अ अटैचमेंट आपके जिस बंदे को आप ईमेल करें उसमें अटैचमेंट आती है। दूसरी चीज़ होती है एक इनलाइन अटैचमेंट। अमूमन आपने देखा होगा इमेजेस अटैच तो होती है लेकिन आपके पास आपकी ईमेल में भी डिस्प्ले नज़र आ रही होती है। ये चीज़ कहलाती है इनलाइन अटैचमेंट। ठीक है, एक अटैचमेंट होती है कॉमन अटैचमेंट और एक इनलाइन अटैचमेंट कहलाती है। इन दोनों कामों को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास PHP के अंदर हेडर के अंदर इसकी सेटिंग होती है। ये तो हमारे पास हेडर, इसके अंदर आप डेटा टाइप, मुझे एग्जैक्टली हेडर याद नहीं है भाई, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा।
या फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। यहाँ पे सिर्फ हेडर के अंदर इनलाइन अटैचमेंट और अटैचमेंट का तस्करा किया जाता है, और इसके अंदर भी मल्टी पार्ट ऐसे करके कुछ आता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मल्टी पार्ट डेटा या मल्टी पार्ट इसी तरह का कुछ वर्डिंग्स आती है, और उसके साथ आप अटैचमेंट इनलाइन बताते हैं। इनलाइन अटैचमेंट है या अटैचमेंट है, दोनों टाइप्स इसके अंदर मौजूद हैं, और वो हेडर में डिफाइन की जाती है। एग्जैक्टली क्या उसका सिंटेक्स है मुझे याद नहीं है, या अगर रुकें तो मैं ई बुक में किसी में देख लूँ। वैसे देख लीजिएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, गूगल पे देख लीजिएगा। ये नहीं देता, सर्वर पे मिलेगी। सर्वर के लिए फिर आप स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं। किस पे? बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ें देखिए आपकी है तो स्क्रिप्ट ही ना। फाइनली जब सारी अटैचमेंट सब चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आप सेंड करेंगे, ये वो जब बटन सबमिट करेगा तो सेंड, उससे पहले तो आप सारा कंट्रोल आपके पास ही है ना, सब चीज़ें कर सकते हैं। के अंदर जो है वो हमको डिफाइन करेंगे पोजीशन कहाँ पर जो नजर आएगी। HTML में सेटिंग होगी ना उसकी, फाइल नेम। मैं एग्जांपल निकाल लूँ उसकी। या इसको नेक्स्ट में बता दूँगा, दोनों चीज़ें बता दूँगा, अभी ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। क्या? जावास्क्रिप्ट होगी और एजेक्स के थ्रू होती है। ये जो प्रोग्रेस बार आती है वो एजेक्स के थ्रू आती है। एक मिनट में कुछ दिनों पहले हमने एक मेथड पढ़ा था उस टाइम, उसके बाद आप लोगों ने किसी से पूछा भी नहीं। मैंने आपको बताया था फ्रैग रिप्लेस, और इसके अंदर हम पैटर्न दे रहे थे और रिप्लेस वर्ड दे रहे थे जिससे रिप्लेस करना था, और जिस स्ट्रिंग में देना था वो स्ट्रिंग दे रहे थे। 3 पैरामीटर्स हमने दिए थे। उसके हमने एक एग्जाम्पल भी देखी थी। एग्जाम्पल को अगर हम रिपीट कर लें,
अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लिखा है, ज़रा इसको देख लीजिए। मैंने लिखा है कि अगर 0 to 9 जितने भी लेटर्स मिले उसको रिप्लेस कर दें XYZ से इस स्ट्रिंग के अंदर। ये को कर दें। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट ये आ रहा है। तो इसके अंदर ये प्रैग रिप्लेस करता है कि इस नॉर्मली अगर मैं इस पेज के ऊपर लिखूं, ये मैंने एक सर्च एंड रिप्लेस का जो बॉक्स है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 और इसको मैं कहता हूँ कि इसको रिप्लेस कर दो। इसको रिप्लेस कर दिया XYZ, तो क्या रिप्लेस होगा? सिर्फ एक होगा या सब हो जाएंगे? और अब जहाँ जहाँ इसको ये पैटर्न मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बोला है कि इस पैटर्न को इस पूरे स्ट्रिंग में स्कैन करो, और मैंने आपको हमने जब पढ़ा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो पूरे स्ट्रिंग के अंदर इस पैटर्न को स्कैन करता है। तो ये जहाँ जहाँ इसको ये पैटर्न मिल जाएगा वहाँ वहाँ उन तमाम स्ट्रिंग्स को ये XYZ से रिप्लेस कर देगा। तो इसको ये पैटर्न दो जगह पे मिलेगा, एक इस जगह पर, इस स्ट्रिंग यहाँ यानी कि स्टार्ट में, और ये एक इस जगह पर। तो इन दोनों को ये रिप्लेस जो है वो इससे कर देगा। अगर मैं यहाँ पे ABC अगेन लिखूँ और यहाँ सिर्फ 1 लिख दूँ तो भी रिप्लेस हो जाएगा। कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर स्कैन करेगा और जहाँ जहाँ उसको पैटर्न मिल जाएगा उसको रिप्लेस कर देगा। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास सेशन के हवाले से हम वेब पेजेस के ऊपर वेबसाइट जब बनाते हैं तो एक मेन रोल जो है वो हमारे पास सेशन मैनेजमेंट होता है, और एक सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी वाइज जो थ्रेट होता है वो इस सेशन का ही होता है। एक वेब डेवलपर को और जो वेब आर्किटेक्चर पे जो काम करने वाले हैं उनके लिए जो सबसे जो मेन जिसको वो हाईली सिक्योर रखना चाहते हैं और हाईली सिक्योर रखते भी हैं वो उनका सेशन होता है। सेशन क्या होता है, क्यों होता है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसकी डिटेल जो है वो हम देख लेते हैं। सेशन जो है वो जब हम कहीं भी किसी भी पेज के ऊपर लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक सेशन जनरेट होता है जो ये बताता है कि आप किस यूज़र से किस पासवर्ड के साथ लॉगिन हुए, और जब आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हैं यानी आपकी जो आपने जहाँ पर लॉगिन स्क्रीन के ऊपर अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी है, आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जितने भी डाले यानी कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, उसको वैलिडेट करने के बाद आप जब उसके होम पेज या वेलकम पेज या अपने अकाउंट में जाते हैं तो उससे पहले आपको एक सेशन आईडी जो है वो असाइन हो चुकी होती है। सेशन आईडी जो होती है वो जब आप सेशन जनरेट करते हैं तो एक नॉर्मली तमाम स्क्रिप्ट्स के अंदर जो मेथड्स जो हम सेशन स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो आपको सेशन इनिशिएट करने के बाद एक आईडी रिटर्न करते हैं जो कि आपके उस यूज़र के साथ बाइंड होती है।
मिसाल के तौर पे मैं अगर ABC और एक XYZ पासवर्ड से लॉगिन हुआ हूँ तो मुझे एक सेशन आईडी असाइन होगी आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन। लेट्स सपोज वो ये सेशन आईडी है और ये सेशन आईडी जो है वो मेरे इस ABC यूज़र के साथ एसोसिएट होगी, बाइंड होगी। अच्छा, ये बाइंडिंग हमें नज़र नहीं आती, ये बैकएंड के ऊपर सर्वर जो है वो खुद से मैनेज कर रहा होता है। खुद से भी नहीं कर रहा, बेसिकली जो आप स्क्रिप्टिंग PHP यूज़ करें या ASP यूज़ करें या जावास्क्रिप्ट JSP यूज़ करें, उस एंड के ऊपर ये मैनेज करता है। तो ये जो सेशन आईडी होती है, पहली बात ये कि एक तो यूनिक होती है, दूसरी बात ये कि जब आपने लॉगिन कर लिया, फॉर एग्जांपल आप याहू पे लॉगिन करते हैं, आपने लॉगिन करने के बाद अपने ईमेल्स में गए और वहाँ पर आपने एक ईमेल ओपन करने के लिए वहाँ पर क्लिक करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि सर्वर पे आपने रिक्वेस्ट करी कि मुझे ये ईमेल को रीड करना है, या आपने कोई और फोरम पे क्लिक किया जो कि ऐसी जगह पे क्लिक किया, या फोरम पे गए, या कोई आप अपने ग्रुप्स में गए जहाँ पर लॉगिन करने के बाद ही कस्टमर या क्लाइंट आपका उस एरिया को या उस स्क्रीन को देख सकता है। तो अब सेकंड टाइम जब आपने लॉगिन करने के बाद क्लिक किया तो सर्वर को किस तरह से मालूम चलेगा कि ये जो क्लिक है और जो मुझे डेटा देना है वो आपको ही देना है, और ये ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है, लिहाजा मैं इसको डेटा प्रोवाइड कर दूँ। फॉर एग्जांपल ईमेल आपने लॉगिन किया, उसके बाद आपने ईमेल ओपन करने के लिए ईमेल के ऊपर क्लिक किया, अब आपने रिक्वेस्ट की सर्वर के ऊपर, सर्वर ने आपको ईमेल डिस्प्ले करवा दी, ईमेल देख लें। लेकिन मीनवाइल ये जो कम्युनिकेशन हुई आपकी फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, इसके दरमियान सर्वर को किस तरह से पता चला कि आप वही हैं जिसने अभी लॉगिन किया था और मुझे आपको आपका ही डेटा देना है। ऐसा तो नहीं होता कि मैंने लॉगिन किया मुझे किसी और की ईमेल्स मिल रही हूँ, ऐसा भी नहीं होता, मुझे मेरी ही ईमेल्स मिलेंगी, ठीक है। और मुझे नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर वो दोबारा लॉगिन करने का नहीं कहता, मुझे वो डेटा सिर्फ डेटा दे देता है, कहीं भी मुझसे वो ये नहीं कहता कि आप दोबारा लॉगिन करें। हाँ, एक टाइम पीरियड के बाद अगर आप आइडल स्टेट में चल रहे हैं तो आपसे कहता है कि जी आपका सेशन जो है वो एक्सपायर हो गया, दोबारा री लॉगिन करें। वो क्यों होता है उसको भी देख लेंगे। तो ये जो सारा जो काम है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि HTTP जो हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो TCP के थ्रू होती है, बताया था शायद। और दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर 3 वे हैंडशेकिंग होती है। जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल है और TCP खास तौर पे जब हम इसमें यूज़ करते हैं HTTP के अंदर TCP, तो इसके अंदर आपके पास 3 वे हैंडशेकिंग होती है। 3 वे हैंडशेकिंग क्या होती है, किसी को मालूम? जी हाँ, वो तो TCP का काम है, एक्नॉलेज कर रहा है। इसके अंदर होता है कि मैंने लेट्स सपोज इसको आसान अल्फाज में मैंने एक साहब से कहा थी हाय, उन्होंने रिस्पॉन्स में कहा हेलो, ठीक है। अच्छा, जब मैं उनको पिंग करूँगा, यानी कि जब मैं फर्स्ट रिक्वेस्ट दूंगा, तो जब मेरी रिक्वेस्ट उन तक पहुँची, यानी जो मैंने उनको मैसेज जो दिया है, जो रिक्वेस्ट दी है, जब उनको मिल गई रिक्वेस्ट, तो उसके बाद उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। यानी फर्स्ट मैंने आपको हाय कहा, आपने कहा हेलो। हेलो कभी जब ही कहेंगे जब मैं आपको फर्स्ट हाय कहूँगा, ठीक है। उस विदाउट मेरी रिक्वेस्ट के आप जो है वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो एक तो मैंने रिक्वेस्ट की, दूसरा आपने उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दिया। इससे मुझे क्या पता चल गया कि आपने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली थी तो मुझे रिस्पॉन्स दिया, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और जब आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया तो उसके बाद
हाय और हेलो करने के बाद मैं उनसे हाउ आर यू, इट मीन्स कि आपने मुझसे एक्नॉलेज कर लिया, तो मैंने थर्ड टाइम आपसे ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट करी या बता दिया कि जी आपका मैसेज जो था या जो आपने जो मुझे डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया। यानी इसमें 3 वे ये होता है कि आप पहले रिक्वेस्ट करते हैं, उसके एक्नॉलेजमेंट आपको सर्वर देता है कि जी आपकी रिक्वेस्ट मुझे मिल गई, डेटा दे रहा हूँ। दूसरी बात, जब वो आपको डेटा प्रोवाइड कर देता है यानी हेलो कह देता है, तो उसके बाद आप फिर उसको दोबारा बताते हैं कि जी आपने जो हेलो कहा था या जो डेटा भेजा था वो मुझे मिल गया है। तो उसके रिस्पॉन्स में भी आप एक और एक्नॉलेजमेंट जो है वो सर्वर की तरफ सेंड करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, मतलब ये थर्ड मैसेज जो है। तो ये 3 वे हैंड शेकिंग कहलाती है, फर्स्ट रिक्वेस्ट, देन एक्नॉलेजमेंट, और फिर डेटा, और फिर देन एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये 3 वे हैंड शेकिंग कहलाती है। अच्छा, अब जब आप सेशन की बात करते हैं, वापस हम सेशन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपने लॉगिन कर लिया तो मैंने आपसे कहा कि आपका जो कस्टमर है, जो यूज़र है, उसको हमने बाइंड कर दिया एक सेशन आईडी के साथ। सेशन उसका जनरेट किया और एक सेशन आईडी जो है वो उससे लिंक्ड हो गई, एसोसिएट हो गई। अब नेक्स्ट टाइम हम उससे दोबारा लॉगिन करने का नहीं कहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आपके पास, अच्छा हम एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर एक सेशन, अच्छा सेशन का कोड जो है वो इतना कोई मुश्किल नहीं है, हम जब यहाँ सेशन का काम, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा उसको समझना और उसको किस तरह से हम सिक्योर करेंगे और किस तरह से हम इसकी सारी चीज़ों को लेके चलेंगे फर्दर आगे, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। इसका कोड 3 लाइनों का, 4 लाइनों का, कुछ भी नहीं है कोड। तो क्या दो जगह यूज़ करते हैं हम सेशन। अभी एक पहला सिनेरियो तो अभी जो चल रहा है, एक और जगह भी है वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, वो हम अभी इसके बाद में बताऊँगा। 2 सिनेरियोज में हम सेशन यूज़ करते हैं, एक तो ये ऑथेंटिकेशन लॉगिन वगैरह के सिनेरियो में, और एक और सिनेरियो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सेशन जो है वो स्टार्ट करने के लिए PHP के अंदर जो मेथड है वो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट है, और आपको सेशन की, जब सेशन जनरेट हो गया तो आपको एक आईडी रिटर्न होती है उस सेशन की। अगर आप आईडी देखना चाहते हैं तो सेशन आईडी एक मेथड है जो आपको इसकी आईडी रिटर्न करता है। ठीक है जी, ये अब सेशन आईडी जो है वो जनरेट हो गए, और ये 32 बिट्स है वाले, 24 है। अच्छा, आप इसको पेज को रिफ्रेश कर लें, ये आईडी जो है वो सेम ही रहेगी। मैं पेज रिफ्रेश कर चुका हूँ 4-5 मरतबा, लेकिन ये आईडी जो है वो सेम ही है। तो चेंज होती जी। सेशन किस लेयर पे काम करता है, इसमें साइंस है थोड़ी सी, ये सिर्फ एक लेयर पे नज़र नहीं आता आपको, मतलब सिर्फ एक लेयर पे नहीं, बताया तो ये एप्लीकेशन लेयर पे, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेशन लेयर तक महदूद नहीं है, ये 2 लेयर्स पे होता है। वैसे मैं आपकी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये सेशन आईडी आपके पास जनरेट हो गई। अब इससे नेक्स्ट काम होता क्या है, अब जब आपने नेक्स्ट टाइम सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो विदाउट लॉगिन जो आपको डेटा मिलता है उसके लिए लाजमी तौर पे सर्वर को आपकी ये सेशन आईडी चाहिए, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो बंदा है जिसको मैं डेटा दे रहा हूँ वो ऑथेंटिकेटेड है, लॉगिन है या नहीं। तो उसके लिए उसको उसकी सेशन आईडी रिक्वायर्ड होती है, यानी इसके बाद जितनी भी नेक्स्ट आप ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करेंगे, जितने भी क्लिक्स करेंगे या जो भी काम परफॉर्म करेंगे, उसके लिए आपकी सेशन आईडी का सर्वर तक जाना ज़रूरी है। उसके लिए जी सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल न्यू असाइन होगा।
यहाँ पे अब सेशन आईडी है। अच्छा सेशन जो है वो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेशन डिस्ट्रॉय जब आप लॉग ऑफ या लॉग आउट करते हैं तो ये सेशन डिस्ट्रॉय का मेथड है जो कॉल होता है। इसके बाद अगर आप आफ्टर डिस्ट्रॉय जो है वो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है जी जब तक दोबारा स्टार्ट नहीं। ठीक है जी। अच्छा सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए, सेशन ख़त्म करने के लिए सेशन डिस्ट्रॉय का मेथड है। अच्छा अब एक दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिए, जो कि अक्सर और बेशतर जो है वो सवालात पूछ लिए जाते हैं, ख़ास तौर पे इंटरव्यू में। सेशन जब आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया, इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे तो इस सेशन आईडी आप खुद से मतलब बाइंड करके, या कोई आपको ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना नहीं पड़ता कि आप इस सेशन आईडी को बार बार अपनी रिक्वेस्ट में, हर रिक्वेस्ट के अंदर सेशन आईडी जोड़ कर भेजें। ठीक है। अच्छा इसके दो नुकसान आता है। एक तो सिक्योरिटी, अगर आप अपने यूआरएल में या किसी ऐसी रिक्वेस्ट में बाइंड करके भेजेंगे आप खुद से, तो कोई भी उसको बीच में से कैप्चर कर सकता है। और अगर आपकी सेशन आईडी किसी और को मिल जाए तो वो उसके पास वो तमाम राइट्स, वो तमाम प्रिविलेजेस होंगे जो आपके पास हैं। ठीक है। तो ये मेन जो होती है वो सेशन आईडी होती है। अगर मिसाल के तौर पे ये सेशन आईडी आप किसी बंदे की, किसी पर्टिकुलर हॉटमेल की सेशन आईडी आप जनरेट करें और उसके बाद ये सेशन आईडी आप किसी मुझे दे दें या किसी और को दे दें, तो उसके पास आपके इनबॉक्स का या वो वाले तमाम राइट्स होंगे जो एग्जैक्टली आपके पास होंगे। अगर आप किसी वेबसाइट के कंट्रोल पैनल की बात करें या कोई एडमिन एरिया की बात करें और वहाँ की कोई सेशन आईडी हैक कर लेता है या जनरेट कर लेता है, किसी तरह उसको मिल जाती है, तो उसके पास वो तमाम राइट्स होंगे उस जगह के जो आपके पास है। बता रहा हूँ। नहीं जी बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होती। हाँ बिल्कुल सब चीज़ मैं अभी तक तो एक ही जनरेट हुई है। बता रहा हूँ कहाँ रखी। अच्छा सेशन आईडी जब आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट करते हैं जी, टैब बंद करने पे नहीं होती, लेकिन ब्राउज़र बंद करने पे सेशन डिस्ट्रॉय होती है। वो करते नहीं, वो उनकी लॉजिक है, वो नहीं करते, सेशन डिस्ट्रॉय नहीं करते जी। सेशन आईडी जो है, अब मैं इस बात पे, मुझे इस बात को एक्सप्लेन करने दीजिए कि अगला स्टेप क्या होता है। सेशन आईडी जब आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन सर्वर को मालूम चलती है कि ये वही बंदा है, ये वही यूज़र है जिसको मुझे डेटा प्रोवाइड करना है, तो उसकी सेशन आईडी आप खुद से नहीं भेजते क्योंकि उसमें बीच में हाईजैक होने का खतरा होता है। लिहाजा इसकी जो टेक्निक है, जो हर लैंग्वेज के अंदर, हर जगह, हर वेब के ऊपर सेम टेक्निक, सेम मेथड और सेम इसका जो स्ट्रेटेजी है और हर तरह से जो इसका जो बैकएंड वर्क है वो सेम है हर लैंग्वेज के अंदर। होता ही है कि जब आप सेशन जनरेट करते हैं तो सेशन जनरेट होते ही ये जो सेशन की आईडी है ये आपकी कुकीज़ में स्टोर होती है, और नेक्स्ट टाइम जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर आपकी इस कुकी को रीड करता है क्योंकि उसके पास एक्सेस होता है आपकी कुकी का, और आपका ही यूआरएल है, तो आपकी इस कुकी में से सेशन आईडी को रीड करता है। उसके बाद अपने पास, और दूसरी चीज़ है कि सर्वर अपने पास भी सेशन आईडीज़ को मेंटेन करता है। किस तरह करता है वो हमारा सरोकार नहीं है। अपाची अपने एंड पे किस तरह से मैनेज करता है, कहाँ रखता है, क्यों रखता है, किस फाइल में रखता है, वो हमारा हेडिक नहीं है, वो बैकएंड पे करता है। लेकिन आपके लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि एक तो आपके पास कुकीज़ में सेशन आईडी होती है, दूसरी ये जो आईडी है ये अपने पास सर्वर भी मेंटेन करता है, और उन दोनों को मैच किया जाता है और उसके बाद आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो इस वक्त ये जो अभी मैंने डिस्ट्रॉय करके दोबारा कर दिया तो ये कुकीज़ में से निकाल लिया, क्योंकि तो मैंने डिलीट नहीं की ना, अभी नहीं की। अच्छा एक बात तो ये थी इसके अंदर, ठीक है, जो काम की बात थी कि ये कुकीज़ में रखता है और
सर्वर अपने पास भी रखता है। तो आपकी जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन जो होगी आफ्टर लॉगिन वो इस नहीं 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 सॉकेट्स के अंदर हम ये वाला सेशन नहीं रखते, ये ब्राउज़र पे ही जनरेट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक खैर इसके बाद दूसरा सिनेरियो जो सेशन इस्तेमाल करने का वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। अच्छा, php.ini के अंदर जो है वो आप सेशन एक्सपायरी का टाइम सेट कर सकते हैं। php.ini की जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो अपाची में मौजूद है, उसके अंदर आप इसका जो सेशन जो डिफ़ॉल्ट टाइम है एक्सपायरी का वो आप सेट कर सकते हैं। PHP के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको अब आपके पास शेयर होस्टिंग है, ठीक है, ये सवाल भी अमूमन पूछा जाता है, आपके पास शेयर होस्टिंग है और आपको कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपके पास नहीं है, अब क्या करेंगे? आपको सेशन टाइम एक्सपायरी टाइम जो है वो एक्सटेंड करना है फॉर एग्जांपल, या कोई और काम करना है, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन से है। तो हमारे पास एक मेथड है PHP के अंदर ini set का एक मेथड है। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप चाहते हैं चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू योर एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से जो आप कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना चाहते हैं, तो ini set का मेथड है। इसमें आप एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। उस कॉन्फ़िगरेशन के फ्लैग का नाम या वेरिएबल का नाम और उसके बाद उसकी वैल्यू। तो ये अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को वेरी या चेंज किया जा सकता है। इसकी पूरी लिस्ट जो है वो आपको php.ini में ही मिलेगी, या आप किसी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं कि कितनी ini सेट के थ्रू आप कितनी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी इसके पास कितनी प्रिविलेजेस हैं, इसके पास कितने राइट्स हैं कि ये किन किन चीज़ों को चेंज कर सकता है। उसके लिए आपको लिस्ट जो है वो वेब पे गूगल पे देख लीजिएगा, एक तवील लिस्ट है, वो सारे काम आप कर सकते हैं। php.ini एक ही फाइल होती है बिल्कुल। विद रिस्पेक्ट टू मैंने कहा था एप्लीकेशन। अब मैं ये सेट कर दूंगा विद मेरी इस एप्लीकेशन के लिए जो इसका सेशन का जो इस वक्त, अब मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। यहाँ पर हमारे पास जब आप सेशन जनरेट कर देते हैं तो एक और प्री डिफाइंड वेरिएबल है $_session। इसके अंदर आपको सेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें जो वेरिएबल्स हैं वो तमाम के तमाम आपको इस $_session के वेरिएबल के थ्रू एक्सेसिबल होंगे। सही
देखिए यहाँ पर जो है वो एक चीज़ ज़रा गौर से देख लीजिए। जब आपके पास सेशन आईडी जनरेट होती है तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास कुकीज़ में सेव हो जाएगी। PHP जब सेशन आईडी को जनरेट करता है उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम रखता है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ ताकि आप जो पीछे लोग बैठे हैं उनको नजर आता है। PHP तो जो कुकीज़ के अंदर वो जो डिफ़ॉल्ट नेम उस वेरिएबल का जो सेट करता है उसका नाम रखता है PHP ये सेशन आईडी, SESSID। तो जो लोग अच्छा एक बात तो चलें, ये मैंने अभी फिलहाल कुकीज़ में से निकाली है। कुकीज़ में ये आईडी सेशन की मौजूद है और इसका नाम जो है वो हर दफ़ा डिफ़ॉल्ट ये PHP सेशन आईडी ही रखा जाता है। मतलब हर दफ़ा जो है जब आप सेशन स्टार्ट कॉल करेंगे तो वो जो है इस नाम से वैल्यू जो है वो कुकीज़ में आपके स्टोर कर देगा। की कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो कुछ भी हो, लेकिन जो की होगी उसकी वो यही होती है। इसमें कोई ड्रॉबैक है कोई ड्रॉबैक? आराम से हैक किया जा सकता है क्योंकि उसको पता है कि आपने इसी नाम से रखा होगा। हर कोई आके हिट करने की कोशिश करेगा, आपकी कुकीज़ रीड करने की किसी भी तरह से करे, वो आइदर वो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग करे या कोई और इंजेक्शन लगाए, उसको पता है कि आपने इस नाम से रखा होगा। तो आके वो सबसे पहले आपकी सेशन आईडी पर अटैक करेगा और आप कुकीज़ को रीड करना बहुत आसान काम है। जी जी बिल्कुल की जो चोरी और हैकिंग होती है वो इसी तरह ही होती है। बिल्कुल इनकोडेड नहीं होती। यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग में आपको कहीं कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। क्यूरी स्ट्रिंग में सेशन आईडी नहीं जाती, चाहे आप फॉर्म पे हो या कहीं भी हो, क्यूरी स्ट्रिंग में इसकी वो सेशन आईडी नहीं जाती। जी बस आप इसको जनरेट करते हैं और एक दफ़ा इसको इनिशिएट कर देते हैं और हर दफ़ा अपने पेज के ऊपर इसका चेक ज़रूर लगाते हैं कि ऑलरेडी ये सेशन आईडी आपके पास अवेलेबल हो तो ये रिक्वेस्ट करें। बिल्कुल मांगेगा। बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, आपके पास अभी इस वक्त मैं आई पे हूँ, सेशन आईडी आ रही है, इसको याद करना। मैं मौजिला खोलता हूँ। सेशन देखें, आप गूगल या याहू की बात कर रहे हैं तो आप जब आई के ऊपर अपना लॉगिन कीजिए और वही सेम यूआरएल लॉगिन करने के बाद, मैं मिसाल में मेरा ये यूआरएल बनता है, मैं इस यूआरएल को आई के अंदर खोलूँ तो आपको क्या वो आपके इनबॉक्स पे लेके जाता है? क्यों? सेशन आईडी नहीं मिल रही। और दूसरी वजह कि हर ब्राउज़र के ऊपर उसका अपना एक सेशन जनरेट होगा। ऑल्दो कि ये सेम पैटर्न सेम ही है, लेकिन हर ब्राउज़र के ऊपर आपकी सेशन डिफरेंट तरह से जनरेट होगा और हर ब्राउज़र के ऊपर डिफरेंट सेशन होगा। वो यूआरएल आप डायरेक्ट कॉपी कर दें कभी भी नहीं चलेगा और चलता भी नहीं, चलना भी नहीं चाहिए। वो इस तरह से नहीं रखती, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये बात यहाँ तक क्लियर है? अभी तक जिस तरह हमने देखा यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, इसको यहाँ पर अभी जो देखा हमने यहाँ, इसको यहीं तक रोक दीजिए। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें शायद काफ़ी पहले देख लेना चाहिए था,
इसके अंदर आपकी काफ़ी सारे जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगे। हमारे पास एक और प्री डिफाइंड वेरिएबल है जिसका नाम है $_server। ठीक है जी। इसके अंदर जब आप इसको डंप करेंगे, जब हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पर आपको क्लाइंट साइड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इस प्री डिफाइंड वेरिएबल के अंदर अवेलेबल होगी, जो यहाँ पर आपको नजर आएगी। उसमें से चंद एक ये हैं। होस्ट आपका सबसे पहले आपको इस $_server के एरे के अंदर आपको होस्ट अवेलेबल है, यानी जो होस्ट से मतलब आपको यहाँ पर डोमेन मिलती है, डोमेन नेम। उसके बाद आपका यूज़र एजेंट, आप किस ब्राउज़र से हैं, http_user_agent, यहाँ पर ये बता रहा है कि मौजिला है। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही, इवन आपके जो जिस एजेंट से आ रहे हैं उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। अच्छा, इसमें जो 2-3 चीज़ें काम की हैं, एक रेफरर है कि आप ने जब इस URL को जब हिट किया है, यानी कौन सा localhost/date और उसके बाद server.php, इसके लिए आप किस पाथ से आए, यानी कि कहाँ से लिंक करते हुए आपने इस पेज के ऊपर लैंड किया। फिलहाल तो हमने डायरेक्ट इस URL को हिट किया, तो हमारे पास ये यहाँ रेफरेंस जो है वो यही पाथ आ रहा है। वरना आपको फाइल बताई जाती है कि इस पेज पे क्लिक हुआ था और वहाँ से आप फिर इस पेज पे आए रेफरेंस को। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप सर्वर नेम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी आपके पास डोमेन आती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास, जो अमूमन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कस्टमर का IP एड्रेस। किस IP एड्रेस से वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड किए, वो आपको $_server और उसके बाद रिमोट एड्रेस, इस की के ऊपर आपको क्लाइंट का IP एड्रेस मिल जाता है। अक्सर आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि जब आप इवन google.com करें तो आपको .pk के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। ये तो अभी लूपबैक एड्रेस है इसका, अपना मशीन का। ज़्यादातर इसमें हाँ, एक तो सर्वर की डिटेल भी होती है, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्लाइंट की डिटेल है, जिसमें से एक चीज़ उसका एड्रेस है, IP एड्रेस। क्लाइंट किस IP से जो है वो आपके पास आया है। अच्छा, एक तो इससे आपको इसकी रिमोट IP मिलती है, दूसरी चीज़ है कि जी सेशन कहाँ पे है? कौन सा सेशन? है तो सही इसके पास। ये भी क्लाइंट की कुकी है।
अभी तो मैंने आपको बता दिया। भारत इसमें जो डॉलर सर्वर के अंदर जो हमारे पास काम की चीज़ें, इसको ज़रा पहले गौर से सुन लीजिए। एक तो हमारे पास यहाँ पर रिमोट एड्रेस होता है। नॉर्मली हम इस रिमोट एड्रेस के थ्रू जो है वो कंट्री को ट्रेस आउट करते हैं, ठीक है। और अक्सर कभी कभार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी पर्टिकुलर IPs को ब्लॉक भी करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या किसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों को आप चाहते हैं कि वो ये फीचर ना देख सकें या ये काम ना कर सकें। इस तरह के चेक्स भी लगते हैं, तो वो ये इस रिमोट एड्रेस के थ्रू जो सर्वर के एरे के अंदर मौजूद है इसके थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी काम हो, मिसाल के तौर पे कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर जो है वो आप चाहते हैं कि मेरा ये फीचर नज़र ना आए, तो उसके लिए एक और API गिवन है। इस API का नाम लिख लीजिए, जो आपको IP टू कंट्री बताती है। ओपन सोर्स है और फ्री भी है, GeoIP जी। इसको आप IP एड्रेस देंगे तो ये आपको रिटर्न में जो है वो कंट्री करेगा। एक GeoIP आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, एक API है। रिमोट एड्रेस जो है वो क्लाइंट का IP एड्रेस होगा, बशर्ते कि वो किसी प्रॉक्सी से ना आया हो। वो उन्होंने अपने सर्वर के ऊपर उसकी जो उनकी फायरवॉल लगी हुई है, वहाँ पे उसने उन जो प्रॉक्सी सर्वर्स हैं उनकी IP को भी ब्लॉक किया होता है। स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं होता वो काम ये काम स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं होता। वो जो उनकी फायरवॉल लगी है उसके अंदर वो वो जो प्रॉक्सी आप इस्तेमाल करें वो तो पब्लिक है, खास प्रॉक्सी तो है नहीं। तो जितनी भी इस तरह के प्रॉक्सी सर्वर्स हैं उनकी IP अमूमन प्रॉक्सी सर्वर्स IP भी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको तमाम प्रॉक्सी सर्वर्स जो पब्लिक है उनकी IPs मिल जाएंगी। क्या चीज़? हाँ, वो ये बैकएंड पे यही काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सेशन का एक और काम भी है अभी, बल्कि इसमें सेशन में भी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो इसको जो है वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आज वैसे मेरा इरादा ये था कि मैं jQuery करवा दूँ, क्योंकि अभी हमने ताज़ा जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो हम उसके साथ ही जो है वो jQuery भी पढ़ के, क्योंकि हमने उसको कोर्स आउटलाइन में बाद में लिखा हुआ, लेकिन मेरा इरादा ये था कि उसको हम अभी इस क्लास में कर लें। लेकिन jQuery थोड़ा सा क्योंकि बड़ा टॉपिक है, उसमें तकरीबन 2 दिन भी लग सकते हैं, तो फिर उसको जो है वो हम एक सेशन के बाद जो है वो नेक्स्ट संडे को ही jQuery भी देखेंगे, अगर टाइम मिल गया तो। शमशाद भाई एक मिनट रुकिए। शमशाद भाई ले रहा हूँ।